अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? कल बच्चों मैंने आप लोगों को एक दो असाइनमेंट्स दी थी, लेकिन वो मैंने आपको ध्यान नहीं बताई। आपको नॉर्मली पता है कि मैं क्लास में जितनी भी असाइनमेंट्स दूँ आपके साथ आगे, फिर वो कोरोना आ गया और बंद हो गई थी, लेकिन मैं जो भी असाइनमेंट्स दूँ अल्टीमेटली फाइनल में उनका वेट होता है, चाहे 1 नंबर हो, 2 हो या 10 हो। तो आप उस असाइनमेंट को अपने को प्रिपेयर कर लें। एक मैंने आपसे ये कहा था कि आपने ये लिखना है और याद भी कर लेना है कि WTO के 2020 टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं। सेकंड था कि पाकिस्तान ने 2020 तक कितने FTA साइन किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो आइंदा असाइनमेंट छोटी भी होगी तो मैं कोशिश यही करूंगी कि उसे पोर्टल पे अपलोड कर दूं और आपने उसे वहीं पे टाइप करके 1 या 2 लाइन का आंसर होगा। एक तो इसमें आपको फायदा ही होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बेटर हो जाएगी, जो आप फाइनल में कहते हैं कि हम क्वेश्चन टाइप ना कर सके या ये इशू हो गया। और दूसरा, थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएंगे, आपके पास भी क्वेश्चन क्या एक फॉर्मेट आ जाएगा कि इस किस्म के क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो अभी तो पोर्टल हमारा प्रॉपरली नहीं चल रहा, तो मैं आपकी ये असाइनमेंट चाहिए 1 मार्क की है और दो क्वेश्चन है जिनके आगे आपने सिर्फ 2 नंबर ही लिखने हैं या ये कम कंट्रीज के नेम लिखने हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने FTA साइन की है। तो मैं इसको भी पोर्टल पे असाइनमेंट के तौर पे अपलोड करूंगी, लेकिन आपको वंस अगेन मैं रिमाइंड करवा दूँ कि इस वक्त किसी भी असाइनमेंट के लिए, चाहे वो 1 नंबर की होगी चाहे ज़्यादा की, मैं दोबारा टाइम नहीं देना और उसको व्हाट्सएप या मेल से मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। हम ये फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी फाइनेंस, जिसमें हमने करंट पैटर्न कास्ट के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़े थे। हमने गैर WTO के बारे में पढ़ा और ये इंटरनेशनल फाइनेंस बिकमिंग अ important subject with every passing day due to the globalization of world economy। दुनिया हर गुजरते दिन के साथ इंटरेक्शन, आपस में टेलीकम्युनिकेशन के जरिए ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। तो दुनिया का आपस में इंटरेक्शन इंक्रीज होने की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस हर गुजरते दिन के साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। इसमें हमने डिफरेंट डाटा चेक किए ओवर द टाइम, वर्ल्ड एक्सपोर्ट इन द बिलियन ऑफ डॉलर देखें कि कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हमने ये डिफरेंट ग्राफ्स को स्टडी किया। इसके अलावा ये कि ना सिर्फ ये कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुई है, क्योंकि इसकी रीज़न तो जस्ट पॉपुलेशन भी हो सकती है, बल्कि एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP आर आल्सो इंक्रीजिंग। एक्सपोर्ट्स के अलावा और जो हमने डाटा देखा वो था कि परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड GDP के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसकी क्या रेशो है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। और इसके रीजन में हमने एक रीजन ये पढ़ी कि कैट और WTO के सक्सेसफुल डिफरेंट राउंड्स और मीटिंग्स के बाद डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज जो होती हैं उन्होंने एक दूसरे से ट्रेड बैरियर जैसे कि कोटास, टैरिफ वगैरह को कम कर दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और ट्रेड की इंपॉर्टेंस प्लस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी में इंक्रीज की है ओवर टाइम। आप नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 2 फील्ड है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड इज एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो मॉडल्स टू वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इज एप्लीकेशन ऑफ मैक्रो मॉडल्स टू वर्ल्ड इकोनॉमी। की टेक अवेज में इन्हीं सारी चीज़ों को सिंपली 3 लाइन्स में डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा मैंने आपसे ये कल कहा था कि ये बेसिक डेफिनेशन आप दोबारा देख के आइएगा, विच आर अबाउट GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट बजट वैल्यूज। ये सारी चीज़ें हमने मैक्रो के कोर्सेज में पढ़ी हैं, लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन के मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज is the interrelationship of aggregate economic variable and most important aggregate economic variable is gross domestic product। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेफिनेशन शुरू से जब से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं, दैट इज GDP measures the total value of all goods and services produced by a country during a year and it is a measure of the extent of economic activity in a country। लेकिन अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड किसी कंट्री के लोगों का देखना चाहें तो उसके लिए जो हमारे पास मेजर है वो पर कैपिटा इनकम है। कि पर कैपिटा इनकम अगर GDP को आप डिवाइड करें तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री तो आपको पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, जिससे हम जज करते हैं कि ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, परचेजिंग एबिलिटी क्या है किसी भी कंट्री के लोगों की। इसके अलावा अगर मैंने आपसे कहा था कि ये देखिएगा कि वर्ल्ड GDP
एज परसेंटेज इन द वर्ल्ड जीडीपी क्या है डिफरेंट कंट्रीज का, और जीडीपी पर कैपिटा की रैंकिंग यहाँ दी हुई है। यूएसए सबसे ऊपर है, उसके बाद चाइना एंड सो ऑन डिफरेंट कंट्रीज दिए हुए हैं। पर कैपिटा रैंक जो हैं वो इतने तरतीब से नहीं है, इसके साथ ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ये रैंक शो करता है। जैसे ये जो ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है, तो यूएसए की पर कैपिटा इनकम वाइज दुनिया में 6 नंबर पे है, चाइना जो है वो 100 नंबर पे है। लेकिन ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड जीडीपी चेक करें 2020 में, तो चाइना की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू यूएसए, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम होगी। इसकी रीज़न क्या है कि चाइना की आबादी यूएसए की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा इन्फ्लेशन रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज करंटली नॉट एम्प्लॉयड, व्हाइल द इन्फ्लेशन रेट इज द रेट ऑफ चेंज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजिंग हो तो इन्फ्लेशन है, और अगर ये डिक्रीजिंग या नेगेटिव में हमने पढ़ा था तो डिफरेंट कंट्रीज का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल कल भी बताई थी, जापान की अगर इन्फ्लेशन रेट -2.5 है तो इट्स मीन कि वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है बल्कि डिफ्लेशन है। प्राइसेस आर डिक्रीजिंग ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। ये डिफरेंट इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो कि हम पढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें दो और दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट एक है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट नॉर्मली या तो सरप्लस में जा रहा होता है या डेफिसिट में। अगर गवर्नमेंट बजट सरप्लस में जा रहा हो तो गवर्नमेंट बजट सरप्लस मीन के when total tax revenue by a government exceeds its total expenditure during a year, जब गवर्नमेंट के टैक्सेस जो उसने कलेक्ट किए हुए हों वो इनको ज़्यादा हो लेकिन गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट बजट सरप्लस में जा रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो और टैक्स कलेक्शन कम हो, तो फिर आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहे हैं, इट्स नॉट इन सरप्लस। इसके अलावा गवर्नमेंट डेट किसी भी इकॉनमी की हेल्थ को जानने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना खर्चा है जो कि उन्होंने लाजमी पे करना है। गवर्नमेंट मस्ट पे बैक जो अमाउंट हो इन द फ्यूचर इज कॉल्ड नेशनल डेट। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का बजट बैलेंस दिया हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन का -6.5, यूएसए का -11.9, चाइना का -3.4, जापान का 7.7 एंड इंडिया का -8.0। इन सब कंट्रीज का आप देख रहे हैं कि बजट बैलेंस नेगेटिव। दूसरा एक इनके ऊपर जो डेट इन्होंने देना कर रहा है 2008 या 9 के फिगर हैं, जो कि वर्ल्ड रिसेशन के फौरन बाद की बात है। तो वर्ल्ड रिसेशन के फौरन बाद 2007-8 में एक रिसेशन आया था, जिसकी वजह से अक्सर कंट्रीज का नेशनल डेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया था। जैसे यूएसए का डेट जो है वो जीडीपी का 37.5% है, और जापान का आप देख लें 172.1% है। इन सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करें तो आप ओवरऑल जज कर सकते हैं कि इकोनॉमी किस सिचुएशन से गुजर रही है। एज बजट डेफिसिट जब इंक्रीज होता है उसी टाइम में, क्यों इंक्रीज होता है बजट डेफिसिट, जब कंट्री में रिसेशन हो और उसी टाइम पीरियड के दौरान जीडीपी फॉल करती है। तो व्हेन बजट डेफिसिट इंक्रीजेस एंड जीडीपी फॉल्स ड्यू टू द रिसेशन, नेशनल डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी विल इंक्रीज। ऑब्वियसली जब बजट डेफिसिट आपका इंक्रीज कर रहा है, मीन ये कि आपने लोन लिया है, आपने डेब्ट कर्जा लिया है और आपकी जीडीपी ज़रा कम है, इसीलिए आपको लोन लेना पड़े। तो खुद ब खुद जो आपका लोन है उसकी परसेंटेज आप एज द रेशियो ऑफ जीडीपी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द नेशनल डेट इज स्टिल एट अ मॉडल 37.5%। तो आपके ऊपर जो लोन है वो क्या रेशियो है जीडीपी की। जब भी ऐसे फिगर आए हमें उनको रेफरेंस से पाकिस्तान भी चेक करना चाहिए। ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। जब आप ये सारे मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं तो सिंपली जब बच्चों को शुरू में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है तो उसमें इकोनॉमी को मजूम करते हैं क्लोज इकोनॉमी, जिसमें हम सिर्फ
ये वेरिएबल पढ़ते हैं जो मैंने आपको बता दिए कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा एंड बजट बैलेंस। बाकी सबको हम इग्नोर कर देते हैं ये कह के कि इकोनॉमी इज वर्किंग एज क्लोज इकोनॉमी। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ने का पर्पज ये है कि रियल लाइफ इकोनॉमीज आर नॉट क्लोज इकोनॉमी। इसके अलावा जो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है ओपन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए वो हम अब शुरू करेंगे, वो क्या है कि डिफरेंट एक्सचेंज रेट डिजाइन होती है, एक्सचेंज रेट हम पढ़ेंगे, ट्रेड बैलेंस और इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ये तीनों वेरिएबल्स एक ओपन इकोनॉमी को इंडिकेट करते हैं। क्लोज इकोनॉमी को ना तो एक्सचेंज रेट मेजर करने की जरूरत होती है, ना उसका कोई ट्रेड बैलेंस होता है, और ना ही उसकी कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन रियल वर्ल्ड में अब क्लोज इकोनॉमीज नहीं होती, सब इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमीज होती हैं। ओपन इकोनॉमी इज इकोनॉमी which is engaged in international transactions, international trade. First of all, countries interact with each other in two important ways: trade and investment. Trade क्या है? Total amount of export and imports and जिसमें goods भी शामिल होंगे और services. और investment क्या है? It involves the borrowing and lending of the money and the foreign ownership of property and stock within a country. The most important macroeconomic variable are the trade balance, which measure the difference between the total value of exports and total value of imports, and the exchange rate, which measures the number of units of one currency that exchange one for one unit of another currency. ये definition आपके पास दी हुई है ट्रेड बैलेंस की। ट्रेड बैलेंस क्या है? which measures the difference between the total value of exports and the total value of imports. और दूसरी definition यहाँ पे दी है exchange rate की, which measures the आप अगर अपने बुक हार्ड फॉर्म में खरीद ली है तो आप ऑब्वियसली इन चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अपने सॉफ्ट कॉपी में है तो आपके लिए बेहतर है कि आप इनके नोट्स बना लें ताकि आप इसको कम टाइम में इनको याद कर सकें। पर इसके अलावा आप अपनी बुक्स पे इनको हाईलाइट कर सकते हैं, इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन में उनसे सारे PDF में मौजूद होते हैं। ये मैंने आपके लिए अलग अलग करके इन दोनों को ये आप मिक्स ना होने कर दी हैं। आप इस तरह से डिफरेंट डेफिनेशंस के कलर्स चेंज करके भी इसको रख सकते हैं। इस तरह से आपको ये अंडरस्टैंड करने या याद करने में आसानी होगी। बच्चों आवाज़ आ रही है ना? किसी बच्चे की मुझे कोई आवाज़ नहीं। जी मैम आ रही है आवाज़। चलिए शुक्र। तो ये अब आपने डेफिनेशंस और बाकी भी जो चीज़ें हैं साथ साथ याद कर लीजिए। आपका रिजल्ट पिछले रिजल्ट से अच्छा होना चाहिए। तो ये जो आपके ओपन इकोनॉमी के वेरिएबल्स हैं, एक्सचेंज रेट्स, ट्रेड बैलेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इनमें एक उनको अंडरस्टैंड करने पढ़ने से पहले एक चीज़ है कि आपका एक्सचेंज रेट डिजाइन क्या है, एक्सचेंज रेट किस तरह का चल रहा है। एक्सचेंज रेट डिजाइन मीन कि आपका फिक्स एक्सचेंज रेट हो सकता है, आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो सकता है, और इसके अलावा कुछ और है टाइप के आप फिक्स फ्लोटिंग इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये बात शुरू कहाँ से हुई कि पहले क्या होता था, आपको भी पता है कि मनी नहीं थी इन पेपर फॉर्म। हर कंट्री आपस में इंटरेक्शन करते थे वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड था नॉर्मली, या कोई और प्रीशियस मेटल होती थी। आपने इंटरनेशनल ट्रेड में भी पढ़ी। अगर गोल्ड है तो वो तो आपको सबको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी प्राइस होगी। अब जब गोल्ड के कॉइन्स खत्म हो गए उसके बाद पेपर मनी आई, उस वक्त जो मनी थी दैट वाज बैक्ड बाय गोल्ड। बैक्ड बाय गोल्ड का मतलब क्या है कि उसको कहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है। गोल्ड स्टैंडर्ड मीन कि द कंट्री सेट्स प्राइस फॉर गोल्ड, कि हमारा जो गोल्ड है अगर डॉलर की आपने प्राइस करनी है तो आप ये कहेंगे कि नॉर्मल हमारे पूरे कंट्री में पर ऑunce गोल्ड की प्राइस $20 होगी।
or and then issue the currency such that the amount is circulating is equivalent to the value of gold held in reserve. कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अपने कंट्री में गोल्ड की प्राइस $20 रखेंगे, तो आपने सिर्फ उतने डॉलर इशू करने हैं जितना गोल्ड आपके पास मौजूद है। अगर आपने $40 इशू करने हैं तो आपके पास 2 ounce गोल्ड मौजूद होना चाहिए। और अगर आपने $60 इशू करनी है करेंसी, तो गवर्नमेंट के पास यानी कि बैंक में कम से कम 3 ounce गोल्ड होना चाहिए। और जब भी कोई शख्स जिसके पास वो डॉलर मौजूद होगा, ये उसमें लिखा हुआ है, इन दिस वे मनी इज बैक्ड बाय गोल्ड बिकॉज individuals are allowed to convert currency to gold on demand। तो हर वो शख्स जिसके हाथ में डॉलर मौजूद है, जब वो लेके बैंक जाए, वो कहे कि मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे 1 ounce गोल्ड ही मेरा चाहिए, तो बैंक उसको वो गोल्ड दे देगा। इस तरह कहते हैं कि करेंसी इज बैक्ड बाय गोल्ड। इसलिए शुरू में जब आपने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा और आपने पेपर करेंसी के लिए ऑप्ट किया, तो उस वक्त सिर्फ इसलिए लोग उस करेंसी पे बिलीव करते थे कि उन्हें पता था और उन्हें गवर्नमेंट पे यकीन था कि हम जब भी ये मनी लेके जाएंगे, इसके बदले में हमें गोल्ड दे दिया जाएगा, क्योंकि पेपर के उस टुकड़े की अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट को अंदाजा हुआ स्पेशली कि हम जितने डॉलर इशू कर चुके हैं, हमारे पास इतना गोल्ड, अगर गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद नहीं है, तो अब मौजूदा दौर में करेंसीज आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। Instead, most countries have a central bank that issues an amount of currency that will be adequate to maintain a vibrant growing economy with a low inflation and low unemployment। अब अक्सर कंट्रीज में जो भी करेंसी या मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, उसमें मनी जो सी इट इज नॉट बैक्ड बाय गोल्ड। मनी के पीछे गोल्ड नहीं है। आप अपना पैसा लेके जाएं बैंक के पास, तो वो आपको इसके बदले में गोल्ड नहीं देंगे, बल्कि अब जो मनी है वो इसलिए लोग उसको यूज करते हैं कि उन्हें पता है कि इस कंट्री में ये करेंसी जो सी सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसको गवर्नमेंट की पुष्टि बनाई आप कह लें, या गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस है। आपको 100 रुपए के नोट के अलावा कोई एवं ईद मुबारक वाला नोट दे तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया। नकली नोट कोई आपको दे तो ज़ाहिर वो नहीं चलेगा, लेकिन ओरिजिनल नोट है उसके पीछे भी अब गोल्ड नहीं होता। और कितने नोट इशू करने हैं? पहले क्या था नॉर्मली, जो कि मैंने बताया है कि आप सिर्फ उतने नोट इशू करेंगे जितना आपको पता होगा कि आपके पास गोल्ड मौजूद है। लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड बाय इकोनॉमिस्ट होती है कि आपने लो इन्फ्लेशन रखना है। बहुत ज़्यादा आपको पता है मनी सप्लाई होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा आपने बेरोजगारी को भी कम करना है। अगर आपने पीछे मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिलिप्स का पढ़ा है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है। आप इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करने की कोशिश करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाता है। जी बच्चे, नवीद आप क्या पूछना चाहते हैं? एनीवे, अब आपकी जो इकोनॉमी है, करेंसी है, उसमें क्या है, कोई मॉनेटरी पॉलिसी है जिसका पर्पज ये है कि आप इसकी अपने जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ अपनी मनी सप्लाई मेंटेन करें, ताकि आपका इन्फ्लेशन लो रहे और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो रहे। अब कोई भी कंट्री जब भी इशू करता है करेंसी, तो उसमें साथ ही आपने ये भी देखना होता है कि आपकी करेंसी की क्या प्राइस है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि हर गवर्नमेंट ने लेना होता है, और वो ये है कि आपने एक्सचेंज रेट जो है उसकी वैल्यू फिक्स रखनी है, या आपने उसकी वैल्यू फ्लोटिंग रखनी है, या आपने फ्लक्चुएटिंग रखनी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये डिसाइड करने के बाद इसको मेंटेन करने का एक मकसद होता है। पहले पुराने जमाने की हिस्ट्री में नॉर्मली फिक्स एक्सचेंज रेट होते थे, क्योंकि अगर गोल्ड जोन्स है वो 1 ounce $20 का, तो पूरी दुनिया में 1 ounce $20 का होगा, और इससे एक्सचेंज रेट खुद फिक्स हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि आप गोल्ड $1 देंगे, उसका 20 ounce गोल्ड लेंगे, और 20 ounce गोल्ड से आपको जितना पाकिस्तानी रुपया मिलता है आप ले लें, तो आपको इससे एक्सचेंज रेट आपको पता लग जाएगा इन दो करेंसी के दरमियान क्या है। क्योंकि जो पाकिस्तानी करेंसी में गोल्ड की प्राइस होगी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई होगी, ना वो चेंज होनी है ना वो चेंज होनी है। अगर पाकिस्तान में 40 रुपए का 1 ounce गोल्ड होगा, तो आप क्या करेंगे कि आप $20 देंगे, 1 ounce गोल्ड लेंगे, और वो दे के जाके पाकिस्तानी गवर्नमेंट से 40 रुपए ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि $20 पाकिस्तानी 40 रुपए के बराबर है। ये मैंने एक अहम एग्जाम्पल दी है, ये रियल लाइफ में आपको पता है एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा जा रहा है ये नहीं। तो पहले इसी तरह से फिक्स एक्सचेंज रेट चलता था, और इसका नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ब्रेटन वुड्स सिस्टम अब खत्म हो चुका है।
1973 से। और उसके बाद से कंट्रीज जो से हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं। उनमें फिक्स एक्सचेंज रेट ये है कुछ कंट्रीज का। और IMF एक इदारा है जो और बहुत से कामों के अलावा एक काम ये करता है कि मॉनिटर एंड असिस्ट द कंट्रीज विद इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम। इट मेंटेन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज करेंसी रिजाइन के कौन से कंट्री में कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा है। और इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हर कंट्री के लिए ये डिसाइड करना होता है कि विच इज द मोस्ट सूटेबल करेंसी सिस्टम। कोई कंट्री जो है वो अपने लिए फिक्स एक्सचेंज रेट को पसंद करता है, कोई फ्लोटिंग को, और इसके अलावा और डिफरेंट टाइप की एक्सचेंज रेट होती है। इसको जब हम डिफरेंट चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे इस बुक के, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के क्या फायदे या नुकसान हैं और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। यहाँ में डिफरेंट एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। मसलन यूरोपियन यूनियन में सिंगल करेंसी विद इन, क्योंकि पूरी यूरोपियन करेंसी में एक ही एक्सचेंज रेट है, उसे फिक्स आप कह सकते हैं क्योंकि सेम करेंसी है। लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए यूरोपियन यूनियन का फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। यूएसए का एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग मीन ये कि डॉलर की सब डिमांड ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, डॉलर की डिमांड कम होगी तो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। चाइना में क्या है, क्रॉलिंग पेग। क्रॉलिंग पेग क्या होता है कि चाइना ने ये फिक्स किया हुआ है कि पाकिस्तान चाइना की करेंसी का जो भी प्राइस है वो डॉलर से इतनी कम या ज़्यादा रहेगी, तो वो डॉलर के हिसाब से बढ़ती है कम होती है। पेग मीन क्या, उन्होंने उसको डॉलर के साथ बांधा हुआ, वो डॉलर के पीछे पीछे क्रॉस करता है। जापान का फ्लोटिंग है। इंडिया का मैनेज फ्लोटिंग है कि फ्लोट कर सकता है लेकिन उन्होंने कोई लिमिट रखी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। रशिया का फिक्स टू कंपोजिट, ये वैसे फिक्स है लेकिन तो वो उसका एक कॉम्बिनेशन है, फ्लोटिंग भी होता है समटाइम। और इसी तरह ये डिफरेंट कंट्रीज का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्पेन जो है वो यूरो जोन में होता है, तो यूरो जोन में आने की वजह से इसका एक्सचेंज रेट यूरोपियन यूनियन के साथ फिक्स्ड है, लेकिन बाकी दुनिया के साथ इसका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ये डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, एन एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच द रेट इज फिक्स्ड एट अ स्पेसिफाइड वैल्यू बाय द गवर्नमेंट। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। द एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच द रेट फ्लक्चुएट्स are floats because it is determined by the supply and demand in the private market is called floating exchange rate. Independently floating, meaning that their exchange rates are determined in the private market on the basis of supply and demand. Because supply and demand for currencies fluctuates over time, so do the exchange value, which is why the system is called floating exchange. Managed floating. This means that the country's central bank will sometimes allow the currency to float freely, but at other time will nudge the exchange rate in the direction or another. China का क्या है, crawling peg, which means the currency is essentially fixed except that the Chinese central bank is allowing its currency to appreciate slowly with respect to the United States dollar. Fixed exchange rate by essentially eliminating the central bank in favor of the currency board that is mandated by the law to follow the procedure that automatically keeps its currency fixed in value. रशिया की यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई थी वो क्या है, कंपोजिट करेंसी। दिस मींस दैट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग टू वन अदर करेंसी सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और यूरो, Russia fixed to a basket of currencies also called a composite currency. The most common currency basket to fix to the special drawing rights a composite currency issued by IMF used for the central bank transaction. मतलब रशिया में जो एक्सचेंज रेट चलता है उसे कहते हैं फिक्सिंग टू अ कंपोजिट करेंसी। कंपोजिट करेंसी से कहते हैं क्या, जैसे पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट यूजुअली हम डॉलर से मेजर करते हैं, तो उसमें वो किसी एक करेंसी के साथ फिक्स करने के बजाय पाकिस्तान की तरफ से फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है। तो आप क्या है कि आप एक कंपोजिट करेंसी ले लेते हैं जो डिफरेंट करेंसीज का कम्बिनेशन या एवरेज एक्सचेंज रेट होता है, उसके साथ आप अपना एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हैं। तो ये जो कंपोजिट करेंसी है इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये कंपोजिट करेंसी इशूड बाय द IMF जिसके अगेंस्ट रशिया ने अपना एक्सचेंज रेट
और जो यूरो है उसकी एग्जांपल ये है कि उसमें 16 कंट्रीज है, विद इन द कंट्री वो सेम करेंसी है, उनका फिक्स एक्सचेंज रेट है, जबकि फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड उनका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ट्रेड बैलेंस एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन ये हम कल देखेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा बच्चों, इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। आप करना पहले क्वेश्चन। सना, अतीक, बच्चों दूसरे क्वेश्चन पूछना है कोई एक, सना पहले पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपसे पूछना था कि मैम हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 1.58 ट्रिलियन जो है वो हमारी इकोनॉमी में इंजेक्ट किया है, इसके बावजूद हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ जो है वो 0.5% है, जबकि वो जो अमाउंट उसने इंजेक्ट किया वो हमारी जीडीपी के 3.5% है। तो हमारी जीडीपी इतनी थोड़ी क्यों है? पहली बात कि आप ग्रोथ एक अलग चीज़ है, जीडीपी एक अलग चीज़ है, और मॉनेटरी पॉलिसी में के जरिए मनी इंजेक्ट करने का पर्पज बिल्कुल कोई अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ पे है कि जीडीपी क्या है। देखिए, करेंसी सिर्फ एक करेंसी है। आपकी इकोनॉमी Yes, की ma'am. हेल्थ, आपकी इकोनॉमी की पावर इस चीज़ से है कि आप विद इन द इकोनॉमी कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। चीज़ों में एग्रीकल्चर गुड्स भी हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हैं, आप जितनी मर्जी मनी इंजेक्ट करते रहे, अगर आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन यानी कि जीडीपी की डेफिनेशन याद करें ना, कि एक कंट्री में एक ईयर में कितनी चीजें प्रोड्यूस हुई है। अब सेंट्रल बैंक जो मर्जी इंजेक्ट करता रहे, अगर आपकी जीडीपी में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, जो कि कोरोना की वजह से हर चीज रुक गई थी, और वैसे भी इकोनॉमी में मतलब एक लो ट्रेंड चल रहा है, तो जरा आपकी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जब चाहे कोरोना का प्रॉब्लम हो, कोई और इशू हो जाए, जीडीपी ना बढ़े, लोग बेरोजगार हो जाए, इमारतें या सारा हाउसिंग का काम ठप हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, तो आप मनी इंजेक्ट करें या ना करें, जब बेचने और खरीदने वाले नहीं है और खरीदने के लिए चीजें नहीं है, इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, तो आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तीसरी बात कि आप ये कहें कि स्टेट बैंक ने मनी जो इंजेक्ट की उसका पूरी रिजल्ट आपको नजर आ ही रहा है, हर चीज की कीमतें आसमानों से बढ़ते कर रही है। आप अगर आपकी Yes, ma'am. जीडीपी नहीं बढ़ रही है और आप फिर भी इकोनॉमी में मनी डाली जा रही है, तो इसका एक ही रिजल्ट दिखना है, इन्फ्लेशन, और वो आपको सामने नजर आता है। चौथा सवाल ये हो सकता है फिर भी स्टेट बैंक ने ऐसा किया क्यों। वैसे Yes, जो आपने ma'am. मुझसे क्वेश्चन किए, ये सारे के सारे वैसे मैक्रो के इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक Yes, किया ma'am. आपने। I know. तो मनी इंजेक्ट की क्योंकि असल में जब आपकी इकोनॉमी बिल्कुल रिसेशन में जा रही हो, उसका कोई और सिचुएशन ना निकल रही हो, तो ये समझा जाता है, ये टूल है, आप समझने सिंपल ये इजी टूल है कि आप इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट कर दें, इससे चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर के लिए एक इंसेंटिव होता है कि अगर कोरोना की वजह से हर चीज़ पहले कम से जा रही थी, तो अब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, हमें चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए, इनकी कीमतें अच्छी मिल रही हैं। वो चीज़ें जो लोगों की नहीं बिकी पिछले 6 महीने में, अगर वो उनकी Yes, फैक्ट्री में ma'am. बंद पड़ी हैं, तो अब उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, तो वो उनको बेचने की कोशिश करेंगे। जब वो बेचने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए तो हो सकता है कि हम फिर इस रिसेशन से निकल जाएं, और ये महंगाई और ये सब चीज़ें, जीडीपी वाकई बढ़ जाए, और हम इस पर किसी न किसी शक्ल में काबू पा लें। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? Thank you, ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने आज नेशनल डेब्ट के बारे में बताया था, उसमें मैम गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स का सिनेरियो है मैम, वो थोड़ा सा बता दें। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कल जो आपने मेंशन किया था कि जो डेफ्लेशन का मैम केस था जापान का, तो उसमें हम जो हमारी कमोडिटीज बन रही होती हैं उसे हम एक्सपोर्ट करके नेगेटिव इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते? डिफ्लेशन को या इन्फ्लेशन को? मैम डेफ्लेशन जो था, नेगेटिव इन्फ्लेशन थी जो आपने मेंशन की थी कि और पहला सवाल इसकी आपने क्या रीजन पूछा मतलब। था? हाँ, गवर्नमेंट डेब्ट और बाउंड। अच्छा, गवर्नमेंट जब डेफिसिट में बजट उसका जा रहा होता है, तो ज़ाहिर है इसके अलावा कोई तरीका नहीं कि गवर्नमेंट कर्जा ले। कर्जा लेने के दो तरीके हैं, आईएमएफ से मांगे, डेवलप्ड कंट्रीज से मांगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी तरीके से हो, वो फिर कर्जा तो नहीं होती और होती भी है कि आपकी कंट्री में कोई भी कंट्री जो इन्वेस्ट करता है अल्टीमेटली आपने वापस करना है। आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, दूसरे कंट्रीज को आपकी ज़रूरत होती है, चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अब आईएमएफ की शायद इतनी कड़ी है, वो पूरी कर करके भी अब हमारे जैसे कंट्री का अगर लोन पूरा नहीं हो रहा, तो एक तरीका और है, वो ये है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है।
लोग वो बॉन्ड खरीद लेते हैं। वो ये बॉन्ड जिनकी कुरानदाजी होती है, इसके अलावा बॉन्ड होते हैं जो बैंक इशू करता है। लोग ये सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उन्हें सेविंग सर्टिफिकेट्स कहते हैं। उनका ये होता है कि गवर्नमेंट ने 6 माह बाद, साल बाद और कई दफ़ा 20-30 साल बाद विद प्रॉफिट को वापस करनी होती है। तो गौर लोग उतनी देर तक अपनी जो बचत होती है, सेविंग होती है, वो गवर्नमेंट को दे देते हैं और वो कागज का टुकड़ा इस बात की गारंटी होता है कि इतने अर्से बाद गवर्नमेंट उन्हें वो पैसे वापस कर देगी। तो ये भी एक नेशनल डेब्ट का एक तरीका है जो कि गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है कि हर सूरत वापस करना होता है। तो ये वो बॉन्ड की बात थी जो मैं आपको बता रही थी। दूसरा ये कि आपका जो कंट्री अगर डिफ्लेशन में जा रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करने की ज़रूरत है कि कंट्री डिफ्लेशन में जा क्यों रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अब जापान की बात करें तो जापान ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 0 या नेगेटिव रखा होता है। अब अगर आपकी कंट्री डिफ्लेशन में इसलिए जा रहा है कि आपकी इकोनॉमी बहुत ही लो जा रही है, तो ये उसके लिए आप डिफरेंट मेजर्स लेंगे। इकोनॉमी में प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, मनी अप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर जापान की डिफ्लेशन की बात करें, जापान का डिफ्लेशन जो होता है वो उसकी रीज़न ये नहीं होनी। उसमें वो ये कि ओवर द टाइम जब उनका इन्वेस्टमेंट की कास्ट अगर आपने पीछे माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी तो आपको पता है कि हम हमेशा वैसे मीटिंग के टाइम बच्चों खत्म होने वाला है, अगर बंद होगी तो बच्चों मुझे अटेंडेंस भेज देना और एक बच्चा आप आ रहा है। तो इन्फ्लेशन हम कहते हैं, हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट की प्राइस होती है, कास्ट होती है, और वो क्या होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप चेक करें तो वो भी 0 के करीब होगा। तो अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 जा रहा है या आपके रियल वेजेस और नॉमिनल वेजेस भी नहीं बढ़ रही तो फर्म्स के लिए जरूरी नहीं कि होता को कीमतें बढ़ाते चले जाएं। और ओवर द ईयर्स वो अपनी कीमतें अगर नहीं बढ़ा रही फर्म इस वजह से तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरमाया बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और उनका जो खर्चा है वो पूरा हो रहा है, तो कोई जरूरत नहीं उन्हें अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की। एक रीज़न ये भी हो सकती है जापान में कि वहाँ पे चूंकि इन्वेस्टमेंट की कास्ट बहुत कम है तो उन्होंने खुद ही इस चीज़ की जरूरत ही नहीं समझी कि प्राइसेस इंक्रीज है। हाँ, आपकी इकॉनमी इतनी लो लेवल की जा रही है, आप इतनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि आपकी कंट्री में चीज़ों की कीमतें बढ़ने के बजाय कम हो रही हैं, तो और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, फिर आपको मनी सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए। मनी सप्लाई इंक्रीज करने से चीज़ों की कीमतें विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ जाती है। और कोई क्वेश्चन बच्चों? चलो बच्चों आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। और मुझे अटेंडेंस मॉर्निंग और इवनिंग के सीआर अलग अलग भेज